फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसमें जो हमारा 2005 में आया था, इसके बारे में हम इसको समझेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है? ये बीकॉम में हमारे बीआरएफ का एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं 4th सेम में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, और यूजीसी नेट में भी ये आता है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन मांगना, कि एक जो इंडिविजुअल है, एक जो सिटीजन है, उसके पास ये अधिकार है कि अगर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो आप उसको मांग सकते हो, ठीक है। तो कहता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो यही बता रखा है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो डेमोक्रेसी है उसे क्या चाहिए? इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, मतलब जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो इन्फॉर्मेशन की, जो विटोल मतलब इम्पोर्टेंट होता है इसके कामकाज के लिए, ठीक है। और मतलब ये जो भी गवर्नमेंट वगैरह होता है उसको अकाउंटेबल ट्रीट करने में भी हेल्पफुल करता है। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, वो गारंटी की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। तो कहता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने लागू किया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को। एक ये पावरफुल टूल है जो सिटीजन्स को दिया गया था इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट के जो भी मैटर्स वगैरह उनसे रिलेटेड। जो लॉ है ना, बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है और कवर करता है मोस्ट ऑफ जो भी मैटर्स हैं, जो भी जरूरी। ये एप्लीकेबल है ऑल गवर्नमेंट लेवल्स पे, चाहे यूनियन हो, स्टेट हो, लोकल हो, ठीक है। तो और जो भी मतलब रिसिप्ट्स करते हैं, मतलब रिसिपिएंट्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो कहता है कि जो एक्ट है वो मैंडेट करता है कि इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो भी अवेलेबल है किसी भी गवर्नमेंट के पास, एक टाइम बाउंड मैनर में। हाँ, अगर कोई सर्टेन फीस है तो वो चार्ज वगैरह कर सकते हैं। फिर है बेरिंग वन कवर, जो कि सेक्शन में कवर है, इन सेक्शंस में कवर है। अब बात आती है मीनिंग की, कि मीनिंग क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन का। तो कहते हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसका मतलब है एक स्टैच्यूरी राइट जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया का होता है कि वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है गवर्नमेंट से, किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑफिसर से, इंस्टीट्यूशन से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो इंडिया में सिचुएटेड है और जिनको कंट्रोल किया जाता है, सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जाता है उन फंड से, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके फंक्शंस के रिगार्डिंग और एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। तो मतलब एक टाइप से ये अधिकार है एक सिटीजन का जो इंडिया का है कि वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है। इस राइट्स में क्या क्या आते हैं कि भाई वो वर्क को इंस्पेक्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट वगैरह को, रिकॉर्ड वगैरह को, नोट्स ले सकता है, ठीक है, उनके जो भी है उनके नोट्स वगैरह ले सकता है। और कहता है कि मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकता है, सर्टिफाइड कर सकता है कॉपी वगैरह डॉक्यूमेंट्स की, और सैम्पल्स वगैरह ले सकता है मटेरियल की, इन्फॉर्मेशन ले सकता है डिक्सटी, फ्लॉपी वगैरह, टेप वगैरह, वीडियो कैसेट्स की फॉर्म में, ठीक है। दूसरे शब्दों में कही तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, प्रिंट आउट वगैरह की हेल्प से। ये हो गई मीनिंग में। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्यों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू किया गया था। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, कि जो भी सिटीजन है उन्हें पावर देना प्रमोट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी वगैरह, अकाउंटेबिलिटी वगैरह, मतलब अकाउंटेबल होता है कि किसी दायित्व को पूरा करने के लिए, और जो भी गवर्नमेंट की वर्किंग है उसमें जो, क्योंकि आज के टाइम में करप्शन वगैरह है, तो कहता है कि डेमोक्रेसी ऑफ वर्क बनाना लोगों को रियल सेंस में। तो ये एक्ट मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एक तो सेटिंग आउट करना जो भी प्रैक्टिकल रिजीम है राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन का हर सिटीजन के लिए, ताकि उसकी एक्सेस बढ़े, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है जो पब्लिक अथॉरिटीज़ वगैरह के कंट्रोल में है, ठीक है। दूसरा यही था कि ये प्रोवाइड करवाता है, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, और जो भी वर्किंग है ना हर पब्लिक अथॉरिटी की उसको। ये कहता है कि सेटअप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो भी इससे रिलेटेड मैटर उसके लिए, और टू कंटेन करप्शन एंड टू होल्ड गवर्नमेंट एंड देयर इंस्ट्रूमेंटली अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, कि भाई उनको अकाउंटेबल ट्रीट करवाना, जो भी काम वगैरह उनके लिए, हार्मोनाइज करना, ठीक है, रिविलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, मतलब हर इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, ठीक है, जिसमें आते हैं इफिशिएंट ऑपरेशन, गवर्नमेंट के ऑप्टिमम यूज़ करना, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज मतलब जो भी पैसा वगैरह है ना सरकार का उसको, और सेव करना कॉन्फिडेंशियलिटी को, जो भी सेंसिबल इन्फॉर्मेशन है उसको। फिर इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कई बार एग्जाम में आ जाते हैं,
तो एक तो यही है कि ये जो एक्ट है इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 बोलते हैं, क्योंकि 2005 में लागू हुआ था। ये एक्ट डिफाइन करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है, जिसको हम पब्लिक अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी एस्टैब्लिश की जाती है, कंस्टिट्यूट की जाती है, आउंड की जाती है, कंट्रोल की जाती है या फाइनेंस की जाती है वो फंड जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, सेंट्रल या जो भी यूटी है या स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब कोई भी अथॉरिटी या बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट की जो एस्टेब्लिश की जाती है, कंस्टिट्यूट की जाती है बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लॉ के द्वारा जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया या किसी अदर लॉ के द्वारा जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया, या कोई भी नोटिफिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह इशू करके या ऑर्डर जो भी बनाया गया किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें आते हैं बॉडी आउंड एंड कंट्रोल सब्सटेंशली फाइनेंस की गई हो। इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है जो इनको फाइनेंस कहाँ से किया जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो वो सब इसमें आ जाता है। फिर कहता है कि ये जो एक्ट है ना ये एप्लीकेबल है हर पब्लिक अथॉरिटी पे, चाहे वो सेंट्रल है, चाहे स्टेट मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकिंग ऑटोनोमियस बॉडीज़ है, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, पंचायत वगैरह है, मतलब हर किसी के लिए लागू है। लेकिन किन के लिए लागू नहीं है, जो भी इंटरनल और फॉरेन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिचुएटेड है हमारी कंट्री में, उनको इसके प्रीव्यू से बाहर रखा गया। किनको, इंटरनल और फॉरेन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो काम तो हमारे देश में कर रही है लेकिन वो हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के प्रीव्यू से बाहर है। अब कहता है कि ये जो एक्ट है इसको चाहिए कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके जो भी ऑफिसर वो मेंटेन करें जो भी रिकॉर्ड वगैरह इन्फॉर्मेशन का, ताकि राइट टू इन्फॉर्मेशन को पूरा किया जा सके। ये एक्ट ना प्रोवाइड करवाता है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो रिलेट करती है अगर किसी भी अनदर ऑफिस से, मतलब अगर देखो कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाए और वो किसी अदर ऑफिस से बिलोंग करती है या अनदर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से, तो जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है जिसको वो एप्लीकेशन मिली है वो ट्रांसफ़र कर देगा उस एप्लीकेशन को उस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास जिससे वो रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली जो रिक्वेस्ट होती है इन्फॉर्मेशन की वो ना 30 दिन के अंदर डिस्पोज कर मतलब पूरी कर दी जाती है रिक्वेस्ट मिलने के। लेकिन कहता है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो उसको 40 दिन में हमें पूरा कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी की लाइफ या लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो उसको 48 आवर्स में पूरा कर देना चाहिए। फ़ीस भी ली जा सकती है लेकिन वो सिर्फ रीज़नेबल, मतलब ना ज़्यादा ना कम। कुछ के लिए तो कहता है कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं ना जो लोग, उनके लिए तो कोई फ़ीस है ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर है इसमें कि जो एक्ट है ये प्रोवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एट द हाईएस्ट लेवल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एट द स्टेट लेवल। कहता है कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होता है, दोनों के दोनों कमीशंस पे। फिर कहता है कि ये जो एक्ट है 2 लेवल प्रोवाइड करवाता अपील करने के लिए, तो इसको 2 लेवल में बांटा गया। एक तो मतलब विद जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है सीनियर ऑफिसर्स वगैरह होते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के, जिसको हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बोलते हैं। सेकंड अपील फील की जा सकती है सेंट्रल या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास में। अब बात आता है ये एक्ट प्रोवाइड करवाता है कि अगर जो कंसर्न पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो इन्फॉर्मेशन को फर्निश नहीं करता है जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की उसको स्पेसिफाइड पीरियड में, या मना कर देता है इन्फॉर्मेशन देने से, तो जो अप्लीकेंट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है 30 दिन के अंदर रिफ्यूजल मिलने के। और कहता है कि जो अपील है वो डिस्पोज कर दी जाएगी 30 दिन के अंतर्गत जब अपील मिलती है, ठीक है। इस पीरियड को मैक्सिमम 45 दिन तक ही किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। और कहता है कि जो प्रोविज़न है ना इस एक्ट के ओवरराइडिंग नेचर के होते हैं, और कहता है कि ये जो प्रोविजंस हैं वो नहीं किए जा सकते इनइफेक्टिव, कि सिर्फ अगर लोअर कोर्ट बोल दे तो वो लागू होंगे। कोई भी लोअर कोर्ट है ना वो कोई भी केस वगैरह को एंटरटेन नहीं कर सकता एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग्स को जो भी रिलेटेड इस एक्ट के। कहता है कि जो लोअर कोर्ट है वो मतलब बाहर स्थगित है एंटरटेन करने से किसी भी शूट को, एप्लीकेशन को जो किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में मिलती है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है कि जो सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है हर मतलब ईयर के एंड में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो भी इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग है उस साल में, और उसकी कॉपी किसको देंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। और उसको ना पब्लिश किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर के पास जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना कहता है कि बाय यूजिंग पावर, जो इस एक्ट के अंदर जो पावर है उनको यूज़ करके वो मतलब चेकआउट करती है जो भी प्रोग्राम है, जो एडवांसेज अंडरस्टैंड करती है पब्लिक की एंड डेवलप करती है इंफॉर्मेशन मशीनरी।
अगर कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन देता है और ना ही वो मना करता है कि मैं नहीं दूंगा एक स्पेसिफाइड पीरियड में, तो उसके ऊपर 250 की पेनल्टी लगेगी प्रतिदिन के हिसाब से और मैक्सिमम 25,000 की लग सकती है। जो अमाउंट ऑफ फीस डिपॉजिट की गई है ना किसी भी अप्लीकेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए, वो रिटर्न कर दी जाएगी अगर इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिलेगी स्पेसिफाइड पीरियड में। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, ये किसी भी रीजन से वो अनेबल है मतलब एप्लीकेशन लिखने में इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ओरली कंसर्न ऑफिसर को बोलकर बता सकता है, तो वो भी उसकी ओरल रिक्वेस्ट के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो जो कंसर्न पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो रीजनेबल असिस्ट मतलब उसकी हेल्प वगैरह करेगा पर्सन को ओरली मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगने में, या खुद भी लिख देता है, ठीक है, फॉर्मेट वगैरह बता देता है वो सब। अब बात आती है प्रिलिमिनरी, तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। तो सबसे पहले तो यही है कि इसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, और ये सारे इंडिया में अप्लाई होता है। जो ये एक्ट है ये 12 अक्टूबर 2005 से है ना लागू हुआ था, मतलब इन फोर्स में आया था। फिर कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है जो पब्लिक अथॉरिटी के साथ रिलेशन रखती है, जो एस्टैब्लिश की जाती है और सब्सटेंशियली फाइनेंस की जाती है उन फंड्स के द्वारा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यूटी के द्वारा दिए जाते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर कहता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो कहता है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का मतलब होता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 के अंदर। फिर है सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, कहता है सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का मतलब है सेंट्रल पब्लिक ऑफिसर जो डेजिग्नेट किया गया है सब सेक्शन 1 एंड इंक्लूड करता है सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो डेजिग्नेट किया गया इस एक्ट के अंतर्गत सब सेक्शन 2 और सेक्शन 5। ये नॉर्मली याद करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है चीफ कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का मतलब होता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। अब बात आती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो कहता है कि कोई भी जो स्पीकर है हाउस में ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ यूटी हैविंग सच असेंबली, वो कहता है कि जो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट के केस में वो हो सकता है चीफ जस्टिस इन इंडिया का इन द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और कहता है जो प्रेसिडेंट या गवर्नर है, ठीक है, या कोई अदर अथॉरिटी है जो एस्टेब्लिश की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटर है ना अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। फिर बात आती है इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी मटेरियल, कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसमें रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, मेमोज, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ये सब कुछ आ जाता है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि रूल्स वगैरह, ठीक है, जो इस एक्ट के अंतर्गत प्रेस्क्राइब किए गए हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी अथॉरिटी या बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश एंड कंस्टिट्यूट की जाती है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, पार्लियामेंट के लॉज के द्वारा, या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज के द्वारा, या कोई भी नोटिफिकेशन जो इशू किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें आते हैं बॉडी आउंड एंड कंट्रोल एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है रिकॉर्ड्स में आते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफ्लिंज या फैसिमल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, या कोई भी प्रोड्यूस करना इमेज मतलब इमेज वगैरह, ठीक है, उसको ही मॉडिफाइड करना, ये सब आ जाते हैं। कोई भी अदर मटेरियल कंप्यूटर वगैरह की फॉर्म में, मतलब हर चीज़ की कॉपी मांग सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन वही है, राइट है कि एसेसिबल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मांग सकता है पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत। इसमें राइट आते हैं इंस्पेक्ट करने का काम को, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मांगने का, नोट्स लेना, एक्सट्रैक्ट करना, सर्टिफाइड कॉपी वगैरह, सैम्पल्स वगैरह मांगना, मटेरियल को ऑब्टेन करना, इन्फॉर्मेशन डिस्कटॉप को फ्लॉपी वगैरह, टेप वगैरह की फॉर्म में, मतलब एक टाइप से कहे तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फ्लॉपी सीडी वगैरह की फॉर्म में। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो सब सेक्शन 1 और सेक्शन 15 के अंतर्गत आती है। स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सब सेक्शन 3 और सेक्शन 15। स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5। और थर्ड पार्टी मतलब कोई भी अदर पार्टी मतलब अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मतलब जो रिक्वेस्ट करो उसके अलावा जो अदर पर्सन होता है, ठीक है, इसमें पब्लिक अथॉरिटी भी आ जाते हैं। अब बात आती है प्रोसीजर क्या है इसका इन्फॉर्मेशन मांगने का, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम में आया हुआ है।
तो प्रोसीजर में सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करेगा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जो पर्सन जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या करेगा, इस एक्ट के में वो रिक्वेस्ट करेगा रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंग्लिश में, हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में जो भी है, और उसके साथ जो भी फीस है वो पे करेगा पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, ठीक है, या असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, एज द केस में भी। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो डेजिग्नेट किया गया पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, वो क्या करेगा, मतलब भाई हर लेवल पे अलग होगा। तो उसकी ड्यूटीज़ यही हैं कि वो रिसीव करेगा एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सीकर से, और उसे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे देगा। इसके लिए कहता है कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं भी है और हो भी सकता है, ये कह लो। अगर कहता है कि प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है तो उसी फॉर्मेट में मांगनी होगी, लेकिन कहता है कि अगर कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है तो किसी भी प्लेन पेपर पे आप लिख के दे सकते हो, ठीक है। और कहता है कि एप्लीकेंट शुड हैव डिटेल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज वेल एज द कंप्लीट, मतलब एड्रेस वगैरह होगा एप्लीकेंट्स का, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है जो रिक्वेस्ट है इन्फॉर्मेशन की वो कांट बी मेड बाय एप्लीकेंट के द्वारा रिटर्न में नहीं कर सकता, तो कंसर्न ऑफिसर उसकी हेल्प करेगा, ठीक है, ओरली लेने में। फिर कहता है कि जो एप्लीकेशन की जाती है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब टू एनी रीजन की रीजन बताए वो रिक्वेस्ट का इन्फॉर्मेशन का। हाँ, बस पर्सनल डिटेल के केस में, मतलब ये ऐसा नहीं है जो इंसान इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो अपनी डिटेल वगैरह एक्सप्लेन करे, पर्सनल डिटेल वगैरह, ठीक है, उसे ये सब देने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अब बात आती है पहला रिक्वेस्ट के बाद डिपॉजिट करना फीस। कहते हैं कई बार इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए जो एप्लीकेंट होता है उसे डिपॉजिट करनी पड़ती है एक सर्टेन फीस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास। डिफरेंट स्टेट्स है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फीस मांगते हैं, और जो एप्लीकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें 10 रुपये है। जो एप्लीकेशन है वो कहते हैं रिक्वायर्ड टू पे फर्दर एक्स्ट्रा फीस भी मांग सकते हैं जो कॉस्ट आई है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, डिटेल्स विच आर इंटीमेटेड टू द एप्लीकेंट, जैसे भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मान ले, कैसेट वगैरह के फॉर्म में मान ले, और एप्लीकेंट को 2 रुपये देने पड़ेंगे हर पेज के अकॉर्डिंग। जो अमाउंट है फीस की वो अलग स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। सिमिलरली जो इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट का उसकी जो फीस होगी वो प्रेस्क्राइब होगी। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कई बार कोई फीस ना भी लें, ठीक है। और कहता है कि कई बार फीस 5 रुपये भी होती है पर आवर, मतलब 1 आवर तक तो कोई फीस लेती नहीं है, उससे ज़्यादा अगर हावर जाते हैं तो 5 रुपये लेती है हर आवर के हिसाब से फीस, ठीक है। और कहता है कि ये एप्लीकेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनके अलग अलग रूल्स वगैरह हैं। जो फीस एंड डिपॉजिट की जाती है कंसर्न पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के नाम से। जो मोड है ना पे करने का वो कैश में भी हो सकती है, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेक, पोस्टल डिपार्टमेंट, इन सब के फॉर्म में आप फीस जमा करवा सकते हो। अलग अलग रूल्स हैं फीस जमा करवाने के। और कहता है कि कोई फीस नहीं उन लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। फिर है डिस्पोज करना रिक्वेस्ट को, तो कहता है कि मतलब जो रिक्वेस्ट हुई है उसको पूरा करना। तो नॉर्मली तो 30 दिन में एप्लीकेशन मिलने के उसको डिस्पोज करना होगा, लेकिन लाइफ या लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो 48 घंटे में, किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो 40 दिन में, अगर जो इन्फॉर्मेशन है जो रिलेट करती है एलिगेशन वगैरह से, ह्यूमन राइट के वियोलेट करने से, जो लिस्ट है इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको 45 दिन में। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो ऑर्डिनरी दी जाती है फॉर्म में और वो मांगी गई है, इट वुड बी डिसअप्रोप्रिएट, डाइवर्ट करे रिसोर्सेज को पब्लिक अथॉरिटी के, या डेट्रीमेंट जो सेफ्टी या प्रिजर्वेशन के लिए मतलब हानिकारक हो तो वो देख लेंगे। अगर जो कंसर्न इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो प्रोवाइड ना करे इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड पीरियड में या रिफ्यूज़ कर दे, तो कहता है उसके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है नेक्स्ट सीनियर रैंक फाइल को, जिसे मतलब नेक्स्ट सीनियर रैंक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, ठीक है। अगर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, तो कहते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी। वैन एक रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो उसे बताना होगा कि उसने उस चीज़ को क्यों रिजेक्ट किया है, रीज़न बताना होगा रिजेक्शन का, पीरियड मतलब विद इन विच अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन भी प्रेफर्ड, और पर्टिकुलर सारी डिटेल वगैरह बतानी होगी अपीलेट अथॉरिटी। अब बात आती है रिजेक्ट हो गई तो अब क्या करोगे, अपील्स करोगे। अपील करने के लिए क्या कहता है कि जो अप्लीकेंट है वो फाइल कर सकता है अपील रिस्पेक्टिव अपीलेट अथॉरिटीज़ के पास। अगर डिले होता है उसको मतलब डिस्पोज करने में उसकी रिक्वेस्ट को, या इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाता है, या जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो गलत मिलती है। अपील 2 लेवल पे की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसे हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बोलते हैं। सेकंड अपील सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास की जा सकती है, ठीक है। तो सेंट्रल या स्टेट इन्फॉर्मेशन के पास करने से पहले हम फर्स्ट अपीलेट के पास जाएंगे, ठीक है। तो कहता है फर्स्ट अपील कोई भी पर्सन है जो नहीं रिसीव करता है, मतलब नॉट रिसीव डिसीजन, या मतलब जब भी रिक्वेस्ट की जाए इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, या एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर,
तो वो कहता है फर्स्ट अपील कर देगा सेक्शन 19(1) के अकॉर्डिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के। कहता है कि जो हर ऑर्गेनाइजेशन होती है या पब्लिक अथॉरिटी होती है वो अपॉइंट की जाती है। कहता है कि फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर जो सीनियर होता है रैंक में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से, अप्लीकेशन आप पहले तो इसी ऑफिसर के पास करोगे। फर्स्ट अपील है ना, वो कहता है 30 दिन के अंतर्गत फाइल की जाएगी रिसिप्ट ऑफ डिसीजन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अगर कोई डिसीजन नहीं दिया जाता है 60 दिन में, मतलब जब रिक्वेस्ट की थी, तो कहता है कि तब आप ऐसा करोगे। हावेवर जो अपीलिएट ऑफिसर है वो एडमिट कर सकता है अपील 60 दिन मतलब 30 दिन के बाद भी, अगर उसे लगे कि सफिशिएंट काजिज थे कि टाइम पर ना देगी। कोई फीस चार्ज नहीं की जाती फर्स्ट अपील में, लेकिन कुछ स्टेट है वो चार्ज कर भी लेते हैं। कोई इसका फॉर्मेट नहीं है, नॉर्मली आप एक प्लेन पेपर पे लिख के कर सकते हो। एक कॉपी है ना ओरिजिनल एप्लीकेशन की, उसको आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास भी भेजना होगा, ठीक है, डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। और जो भी रिप्लाई होगा ना लेटर का वो भी अटैच करना होगा आपको एप्लीकेशन के लिए। फर्स्ट अपील है ना वो डिस्पोज कर दी जाएगी 30 दिन के अंतर्गत जब मिली थी। और ये जो पीरियड होता है इसको मैक्सिमम 15 दिन तक बढ़ा सकते हैं, मतलब 45 डेज टोटल हो सकता है, ठीक है। और नहीं मिलती है तो आप सेकेंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, ठीक है। तो सेकंड अपील में यही है कि ये लास्ट रिजोर्ट है इन्फॉर्मेशन लेने का एप्लीकेंट के द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में। सेकंड अपील फील की जाती है इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास। एक जो सेकंड अपील है वो किसके डिसीजन के अगेंस्ट में होती है? अगेंस्ट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो फील की जा सकती है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फील की जा सकती है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास। कोई फीस नहीं होती, लेकिन कुछ स्टेट ले भी लेती। कहता है कि कोई भी फीस प्रेस्क्राइब नहीं की जाती फील अपील करने के लिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास, लेकिन कुछ स्टेट है वो सर्टेन फीस ले भी लेते हैं। और कहता है कि अप्लीकेंट अगर फिर भी एग्री है डिसीजन के द्वारा फर्स्ट अपीलेट के, तो वो फाइल कर सकता है एक और अपील सेकंड अपील के पास। और जो सेकंड अपील है और अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपील अथॉरिटी, वो कहता है कि वो 90 दिन के अंतर्गत कर दी जाएगी, डेट जिस दिन डिसीजन मिला था, ठीक है। और कहता है कि या एग्जैक्टली जो डिसीजन मिला था उसके, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कमीशन वो एडमिट करेंगे अपील को 90 दिन के बाद भी, अगर उन्हें लगे रीजनेबल कोशिश थे कि टाइम पर नहीं दे पाया था। कोई फॉर्मेट नहीं है, प्लेन पेपर पे दी जा सकती है, वही सब इसमें बताता है। अब बात आती है जो भी अपीलिएट कमीशन है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। तो कहता है जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो इनिशिएट करेगा, एक इंक्वायरी को शुरू करेगा, ठीक है। और कहता है कि जब उसे लगेगा कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड है इंक्वायरी करने की, तो इन्फॉर्मेशन कमीशन है जब इंक्वायरी करेगा मैटर में, तो उसके पास सेम पावर रहेंगी जो सिविल कोर्ट में बताई गई हैं, जब वो ट्राई करेगा शूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में। फिर के तो इसके लिए क्या करेगा वो सम्मान करना मतलब बुलाना, एनफोर्स करेगा अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड कॉम्पेल मतलब उसे कॉम्पेल करना मतलब उसे मतलब उसके ऊपर दबाव डालेगा। ओरल या रिटन एविडेंस प्रोवाइड करवाए, वो रिक्वायर करेगा डिस्कवरी इंस्पेक्शन वगैरह डॉक्यूमेंट का, एविडेंस या एफिडेविट मांगेगा, रिक्वेस्टिंग कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है कॉपी है उसको कोर्ट या ऑफिस से इश्यू करेगा, सम्मन बुलावा एग्जामिनेशन के लिए विटनेस वगैरह डॉक्यूमेंट के, या कोई भी अदर मैटर है जो प्रेस्क्राइब किया गया वो सब। तो जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है इंक्वायरी के दौरान कंप्लेंट की वो एग्जामाइन करेगा जो भी रिकॉर्ड वगैरह है इस एक्ट में अप्लाई होता है, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। और कोई नो सच रिकॉर्ड में भी विदहेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है। अब बात आती है पेनल्टी। जब इन्फॉर्मेशन कमीशन है डिसाइडिंग एनी कंप्लेंट या अपील, वो ओपिनियन है कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसने बिना रीजनेबल काजेज के इन्फॉर्मेशन ना दी, मना कर दी, ठीक है, या टाइम पर फर्निश नहीं की, तो कहता है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और मैक्सिमम 25,000, ठीक है। तो इसमें ये बताया पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उसे भी सुना जाएगा, तो उसे बताना होगा कि भाई उसने क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जो बर्डन है ना प्रूविंग द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एक्ट की रीजनेबली काम किया डिलीजेंटली काम किया, वो उसके ऊपर खुद होता है कि वो प्रूव करेगा कि मैंने तो काम अच्छे से किया था, मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो ये रीज़न था वो सब। जो कमीशन है वो रिक्वायर करेगा पब्लिक अथॉरिटी को कि वो कंपनसेट करे कंप्लेंटेंट को जिसके कारण नुकसान हुआ है, मतलब उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी उस कारण जो भी नुकसान वगैरह हुआ है ना उसकी भरपाई करेगा वो। अब बात आती है एग्जेम्पशन डिस्क्लोजर से, मतलब ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखो इसमें क्या है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मना कर दी जाती है देने से, तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिफोर्स कर सकता है देखो एक तो इन्फॉर्मेशन
या डिस्क्लोजर जिसका क्या हो भाई अफेक्ट करे हमारे देश की सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, तो जो भी इंफॉर्मेशन हैज़ बीन वो मना की गई हो कोर्ट के द्वारा, लॉ कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है। फिर कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसके डिस्क्लोजर से ब्रीच हो प्रिविलेजेस का पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटर के, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है, ट्रेड की सीक्रेट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसके मतलब डिस्क्लोज कर देंगे ना तो उससे थर्ड पार्टी की पोजीशन पे हार्म हो सकता है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है किसी पर्सन की उसकी फिड्यूसरी रिलेशनशिप में जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की जा रही है कॉन्फिडेंस में फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से तो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन है जिसके डिस्क्लोजर से ना खतरे में आ सकती है किसी की लाइफ या फिजिकल सेफ्टी, तो जो भी इंफॉर्मेशन है जो बाधा मतलब क्रिएट करेगी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इंक्रीज करेगी ऑफेंडर्स के केसेस वगैरह। कैबिनेट पेपर जिसमें रिकॉर्ड है डिलीब्रेशन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स के, सेक्रेटरीट के, अदर ऑफिसर्स के, तो कहता है कि जो डिसीजन है काउंसिल मिनिस्टर का या रीजन देयरफॉर जो मटेरियल है जिसके बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं पब्लिक में, तो वही है कि उसको तब तक नहीं देगी तब तक कि वो इम्पोर्टेंट सिचुएशन में ना जाए। तो कहता है कि प्रोवाइडिंग फर्दर दैट दोज मैटर विच कम अंडर एग्जाम्शन, लेकिन कुछ एग्जाम्शंस भी हैं कि कब दे दी जाएगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो रिलेट करती है किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से और जो जिसका जो डिस्क्लोजर है ना उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से या उसके इंटरेस्ट से, लेकिन कहता है कि विच वुड का जिससे अनवारंटेड इन्वेजन हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी में, ठीक है। तो यही है कि तो ये देखा जाएगा कि वो सेटिस्फाई करे कि जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा है तब वो उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। Notwithstanding anything in the official secret nor any of the exemption permissible in accordance with subsection 1, कहता है पब्लिक अथॉरिटी है ना वो अलो करेगी एक्सेस इन्फॉर्मेशन का अगर जो पब्लिक मतलब इंटरेस्ट में इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। फिर है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट्स ACI ऑफ सबसेक्शन 1, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो रिलेट करती है अक्रंस से, इवेंट या मेथड से जो अकर्ड हुआ था, हैपेंड हुआ था 20 ईयर्स बिफोर द डेट, हो मतलब जिस दिन रिक्वेस्ट की गई है तो सेक्शन में, तो कहता है कि वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा रिक्वेस्ट करने वाले पर्सन को। लेकिन कहता है कि कोई भी क्वेश्चन जो राइज होता है डेट जिस दिन पीरियड का 21 ईयर्स के बाद वो कंप्यूट किया जाएगा। जो डिसीजन है ना सेंट्रल गवर्नमेंट वो फाइनल होगा कि वो देनी है या नहीं देनी है। इसके बाद कहता है कि जो एक्ट प्रोवाइड करवाता है एग्जाम्शन कुछ इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को कि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बट सच केसेस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एलिगेशन ऑफ करप्शन या ह्यूमन राइट वियोलेशन एंड वो एग्जाम्प्ट नहीं है, ठीक है। तो लिस्ट है ये उनकी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, BSF वगैरह, ITBP, CRPF, ये सब, ठीक है, जो एग्जाम्प्ट है इस एक्ट के प्रोविजन से। अब बात आती है सेवरेबिलिटी मतलब गंभीरता। तो सेवरेबिलिटी का मतलब कहता है कि जहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जाती है इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए और वो रिजेक्ट कर दी जाती है इस ग्राउंड पे कि ये इंफॉर्मेशन है ना वो रिलेशन रखती है मतलब इंफॉर्मेशन जो एग्जाम्प्ट है डिस्क्लोजर से, तो कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग कंटेन इन दिस एक्ट, कहता है कि एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी टू दैट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड जो कंटेन नहीं है कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन। मतलब देखो भाई एग्जाम्प्टेड इन्फॉर्मेशन वो मांगी जाए तो हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो एग्जाम नहीं था तो हम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, और जो पार्ट एग्जाम्प्ट वो रहने देंगे। कहता है कि जहाँ पे जो एक्सेस है वो ग्रांट की जाती है पार्ट को और रिकॉर्ड के सबसेक्शन 1 ऑफ सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो कहता है कि नोटिस दिया जाएगा अप्लीकेंट को सिर्फ वही पार्ट या रिकॉर्ड हमने दिया है। कहता है कि आफ्टर सेवरेंस ऑफ रिकॉर्ड मतलब उसको हमने अलग से करके जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम्प्ट थी उसको अलग करके हमने प्रोवाइड किया है। जो रीजंस थे डिसीजंस के लिए उसमें इंक्लूड द फाइंड करना या कोई भी अदर मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो रेफर करता है ऐसे मटेरियल को जो बेस था विच दोज फाइंडिंग और बेस, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन वो सब बताओगे, डिटेल्स दोगे, फीस जो आपने कैलकुलेट की है, उसके राइट वगैरह जो रिव्यू करते हैं डिसीजन को, नॉन डिस्क्लोजर के वो सब आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। अब बात आती है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। इसमें ये बात आती है कि जब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन है ना वो डिस्क्लोज करना चाहता है ऐसी इंफॉर्मेशन को या रिक्वेस्ट को जो रिलेट करता है किसी थर्ड पार्टी से,
ठीक है। और कहता है कि उसने उस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ट्रीट किया है। तो कहता है कि सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमीशन वो 5 दिन के अंतर्गत रिक्वेस्ट रिसीव करने के एक रिटर्न नोटिस देगा थर्ड पार्टी को, रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी गई है उसको डिस्क्लोज करने के लिए। ठीक है। इनवाइट करेगा थर्ड पार्टी को कि सबमिशन करे रिटर्न में या ओरल में कि वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है या नहीं। ठीक है। तो कहता है कि थर्ड पार्टी है ना कैप्ट इन व्यू वाइल टेकिंग ए डिसीजन अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए बता देगा कि कहता है कि प्रोवाइडेड दैट जो एग्जाम्प्ट है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ट्रेड और कॉमर्शियल सीक्रेट प्रोटेक्ट बाय लॉ डिस्क्लोजर अलो किया जाता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। ठीक है। जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। थर्ड पार्टी के इंजरी के रिस्पॉन्स में जहाँ पे कहता है कि एक नोटिस दिया जाता है सर्व किया जाता है सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में भी सबसेक्शन 1 के अंतर्गत एक थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड के लिए जो तो थर्ड पार्टी है ना वो 10 दिन के अंतर्गत बता देगा नोटिस के कि वही वो उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहता है या नहीं। फिर कहता है कि एनीथिंग जो भी कंटेंट है सेक्शन में जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है कहता है कि 40 दिन में रिसिप्ट से रिक्वेस्ट के अगर थर्ड पार्टी है वो अपॉर्चुनिटी दे देता है रिप्रेजेंटेशन के लिए तो डिसीजन करेगा कि उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है नहीं उसका रिकॉर्ड वगैरह रिटर्न में मतलब उसका डिसीजन वो लेगा। फिर बात आती है जो नोटिस है जो सबसेक्शन 3 में दिया है वो इंक्लूड करता है एक स्टेटमेंट जो थर्ड पार्टी का जिसको नोटिस दिया गया था कि इंटाइटल टू प्रेफर एन अपील अंडर सेक्शन 19 अगेन था डिसीजन। अब बात आती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो कहता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ना ऑफिशियल गैजेट में इंफॉर्मेशन देके नोटिफिकेशन देके एक बॉडी कंस्टिट्यूट करता है जिसे हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बोलते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देगा ऑफिशियल गैजेट में और बनाएगा ये ताकि जो भी पावर वगैरह है इस एक्ट के अंतर्गत वो दी जा सके प्रोमो परफॉर्म की जा सके जो भी फंक्शन है इस एक्ट के अंतर्गत। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कौन होगा एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा। नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कभी भी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा कमेटी की रिकमेंडेशन पे जिसमें एक पीएम होता है जो चेयरपर्सन होगा कमेटी का। अपोजिशन इन द लोकसभा का लीडर होगा या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का। ठीक है। जिसको पीएम के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा ये अपॉइंट करेगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को। फिर कहता है कि जो जनरल सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो भी ध्यान में रखा जाएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के अपॉइंटमेंट में। ठीक है। जो हेल्प की जाती है असिस्ट की जाती है इंफॉर्मेशन कमीशन के और एक्सरसाइज करेगा वो सारी पावर जो इस एक्ट के अंतर्गत हैं जो भी चीज़ें हैं इसकी। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है और जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो पर्सन होगी मीनियंस इन द पब्लिक लाइफ के अंतर्गत विद वाइड जिनको अच्छी नॉलेज होगी एक्सपीरियंस होगा लॉ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोशल सर्विस का वो हो सकते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या इंफॉर्मेशन कमीशन है ना वो एक मेंबर नहीं होने चाहिए पार्लियामेंट के या लेजिस्लेचर के या स्टेट यूटी के। ठीक है। और होल्ड करते कोई भी ऑफिस वगैरह प्रॉफिट या कनेक्टेड विद पॉलिटिकल पार्टी वगैरह। जो हेडक्वार्टर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का नॉर्मली दिल्ली में होता है और स्टेट सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमीशन है में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑफिस कर सकती है कहीं भी अपना ऑफिस इंडिया में। ठीक है। अब एक टर्म एंड ऑफिस ऑफ द कंडीशन ऑफ द सर्वे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है वो होल्ड करता है इस ऑफिस को जो भी टर्म्स वगैरह प्रेस्क्राइब किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तब तक लेकिन उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। फिर कहता है कि कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है ना वो 65 साल से ज़्यादा की उम्र तक ऑफिस नहीं होल्डर सिर्फ 65 साल तक रह सकता है या 5 साल जो भी पहले हो जाए। ठीक है। तो यही है रीअपॉइंटमेंट तो होता नहीं है। प्रोवाइड द एवरी इंफॉर्मेशन कमीशन जब वैकेंट हो जाती है ना उसका ऑफिस वगैरह सब सेक्शन के अंतर्गत तो कहता है कि वो एलिजिबल अपॉइंटमेंट के लिए चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कमीशन वो उसको अपॉइंट किया जाए चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और उसका जो टर्म है ना कभी 5 साल या 65 साल की उम्र उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या इन्फॉर्मेशन कमीशनर है वो सेल बिफोर एंटर जब तक कि वो ऑफिस में एंटर होता है सब्सक्राइब करेगा बिफोर द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंट बाय हिम इन दैट बिहाफ एक ओथ वगैरह फॉर्मेशन वगैरह लिया जाएगा। ठीक है। फॉर द पर्पज इन द फर्स्ट शेड्यूल जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कभी भी रिटर्न में एड्रेस कर सकता है प्रेसिडेंट को रिजाइन वगैरह कर सकता है अपने ऑफिस से। ठीक है। प्रेसिडेंट को रिटर्न में दे के भाई मैं नहीं करना चाहता वो रिजाइन कर सकता है।
ठीक है। और रिमूव भी किया जा सकता है स्पेसिफाइड मैनर में सेक्शन 14 के अंतर्गत उसको कभी भी अपने ऑफिस से। अब बात है सैलरी एंड अलाउंस। तो IRTI एक्ट 2019 जो है ना स्टेट करता है सैलरी अलाउंस वगैरह जो भी दिए जाते हैं इनको, वो सब। अब बात आती है रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इंफॉर्मेशन कमिश्नर मतलब इनको इनकी पोस्ट से हटाना, इनका रिमूवल। इसकी बात आती है कि भाई वो कैसे होगा। तो कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसको रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, भाई उसके मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे, इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे, ठीक है, या प्रेसिडेंट की बिहाफ पर इंक्वायरी वगैरह जो भी रिपोर्ट वगैरह है उसके बिहाफ पे, जो भी सही लगे। जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर सकता है उसे ऑफिस से अगर उसे लगे नेसेसरी है कि प्रोहिबिट करना आल्सो फ्रॉम अटेंडिंग द ऑफिस ड्यूरिंग इंक्वायरी, और इंक्वायरी के अकॉर्डिंग उसे मतलब ऑफिस अटेंड करने से भी रोका जा सकता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, जिनके रिस्पेक्ट में एक रेफरेंस पास किया गया है मतलब सुप्रीम कोर्ट में सब सेक्शन, तो प्रेसिडेंट है वो पास कर सकता है ऑर्डर जब रिसीव्ड हो जाए उसे रिपोर्ट वगैरह तब। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सब सेक्शन, जो प्रेसिडेंट हो सकता है होता है ना वो एक ऑर्डर दे सकता है रिमूव करने का ऑफिस से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, कब, जब उसे लगे कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, वो एक ऑफेंस वगैरह गलती वगैरह का दायित्व मतलब दायी है, ठीक है, प्रेसिडेंट का ओपिनियन है वो मॉरल टर्पिट्यूड में इन्वॉल्व है, इंगेज है मतलब ड्यूरिंग इज टर्म ऑफिस में, या पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड मतलब अलग से कोई और ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, अनफिट है वो ऑफिस को आगे कंटिन्यू रखने के लिए, पागलों के माइंड वगैरह काम नहीं है, हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ताकि वो ना अपनी जॉब का फ़ायदा वगैरह ले सके। जो चीफ इंफॉर्मेशन का या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कंसर्न है या इंटरेस्टेड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में जो गवर्नमेंट की बिहाफ पर किया गया था इंडिया के, और पार्टिसिपेट करते हैं मतलब प्रॉफिट में या किसी अदर बेनिफिट में, एम्यूलमेंट में राइज करते हैं, तो भी उसको मतलब हटाया जा सकता है अगर उसको मिसबिहेवियर का गिल्टी है तो। अब सेंट्रल की बात आती है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो वही है कि हर स्टेट वो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में, बॉडी बनाएगी, नाम होगा स्टेट वगैरह का, ठीक है, उसके बाद सारी पावर आ जाएंगी सेक्ट के अंतर्गत है। फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट चीफ कमिश्नर आता है, फिर जो नंबर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वो भी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर इसमें कहता है कि अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, जबकि सेंट्रल को प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें चीफ मिनिस्टर होगा जो चेयरपर्सन होगा, कमेटी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा। जो जनरल सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन मैनेजमेंट है ना अफेयर्स की, वो वेस्ट होती है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, ठीक है। फिर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो पर्सन होते हैं जो पब्लिक लाइफ में मतलब उनके लिए काम करते हैं, जिनको अच्छी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है इनका। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना वो मेंबर नहीं होने चाहिए पार्लियामेंट वगैरह के या लेजिस्लेटर वगैरह के, मतलब सेम से ही है पीछे वाले पॉइंट। और इसका हेडक्वार्टर कहीं भी हो सकता है इंडिया में, मतलब स्टेट में या स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफाइड जो ऑफिशियल गैजेट में बताएगी वो सब। अब टर्म एंड ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस, तो यही है कि स्टेट इंफॉर्मेशन जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना वो होल्ड करेगा ऑफिस जो प्रेस्क्राइब किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। कोई भी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना वो होल्ड कर सकता है ऑफिस को जब उसकी एज मतलब तब तक जब तक कि उसकी एज 65 साल नहीं हो जाती। हर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस को होल्ड करेगा उस टर्म के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है, या उसकी एज जब तक कि 65 साल नहीं हो जा सकती, जो भी पहले हो। और हर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना जब खाली हो जाती है पोस्ट सब सेक्शन में, तो कहता है वो एलिजिबल है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की तरह अपॉइंट होने में। और वही है कि या ना 5 साल या जब तक 65 साल उससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता ऑफिस को। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना जो इंटर होता है ऑफिस में क्या सब्सक्राइब करता है गवर्नर के पास या सम अदर अपॉइंटमेंट के पास, और इन द बिहाफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो पर्पज है फर्स्ट शेड्यूल के। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना किसी भी टाइम रिटर्न में हैंड ओवर कर सकता है, रिजाइन कर सकता है गवर्नर को, ठीक है, ये सब। अब वही है सैलरी एंड अलाउंस वही होगी जो टर्म एंड कंडीशन स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रेस्क्राइब करेगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। मतलब उनको वही रिम्यूनरेशन मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। और प्रोवाइडेड दैट की जो सैलरी अलाउंस है या अदर कंडीशन है सर्विसेज की स्टेट इंफॉर्मेशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो बदलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले कुछ थी और बाद में अपॉइंटमेंट के बाद बदल दें, ठीक है। और ये ही बताया गया है कि
फर्दर अगर जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है अपॉइंटमेंट के टाइम पे, रिसिप्ट ऑफ पेंशन के टाइम पे, अदर देन डिसेबिलिटी ऑफ वाउंड पेंशन या किसी भी प्रीवियस सर्विस के रिगार्डिंग, तो कहता है कि उसकी जो सैलरी होगी ना उसकी सर्विस के रिगार्डिंग एज स्टेट चीफ कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो कम हो जाती है, वो अमाउंट जो पहले पोर्शन में इंक्लूड थी, कम्यूट की गई थी पेंशन के रिगार्डिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह जो पहले लिए थे। कहता है कि जहाँ पे स्टेट चीफ कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटमेंट के टाइम पे रिसीव करता है रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह प्रीवियस सर्विस से, जो भी कॉरपोरेशन वगैरह इस्टेब्लिश की गई थी सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत या स्टेट एक्ट के अंतर्गत, तो कहता है कि उसकी जो सैलरी होगी सर्विस की उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाती है जो भी बेनिफिट उसने लिए थे। और कहता है कि जो सैलरी अलाउंस वगैरह अदर कंडीशन है सर्विस की स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो वेरी नहीं करती उसके अपॉइंटमेंट के बाद, जो स्टेट गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करवाती है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो भी ऑफिसर्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको नेसेसरी जो भी एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए जरूरी वो सब सैलरी वगैरह अलाउंस वगैरह पेबल करती है, टर्म एंड कंडीशन वगैरह प्रिस्क्राइब करती है वो सब। अब है रिमूवल किसका, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, तो इसको कैसे हटा सकते हैं, तो देखो इसमें ये बता रखा है कि जो भी प्रोविजन है सब सेक्शन 3 ऑफ द जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसको रिमूव कर सकते हैं उसके ऑफिस से जब गवर्नर ऑर्डर दे दे, क्योंकि अपॉइंट गवर्नर करता है जब उसे लगे कि ये मिस बिहेवियर कर रहा है, इनकैपेसिएट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो गवर्नर वो सस्पेंड कर सकता है ऑफिस से अगर उसे लगे कि ये ज़रूरी है उसको रोकना, वो ऑफिस से अटेंड करने से भी रोक सकता है इंक्वायरी के दौरान। सेम है, बस यहाँ पे गवर्नर का रोल आ जाएगा जो पीछे पड़े हैं सेंट्रल के केस में, ठीक, गवर्नर पास कर देता है, ठीक है। और कोई भी है मतलब जो रिमूव करने के लिए इंसॉल्वेंट हो गया हो, ठीक है, वो ऑफेंस वगैरह से रिलेटेड उसने कोई ऑफेंस किया हो, इंगेज हो मतलब ड्यूरिंग अपने ऑफिस के दौरान किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ आउटसाइड ड्यूटीज़ में, ठीक है, जो अनफिट है उस ऑफिस को कंटिन्यू रखने में, और या हैज़ एक्वायर्ड फाइनेंशियली अदर इंटरेस्ट है, ठीक है, जो अफेक्ट कर रहा है फंक्शंस को एज ए स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जो कंसर्न है या इंटरेस्टेड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में जो किया गया है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, जो बेनिफिट से रिलेटेड ये सब एक टाइप से वो गिल्टी है मिसबिहेवियर का। अब बात आती है पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, इनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं वो सब। तो कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन है, जो कहता है कि ये ड्यूटी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की कि वो रिसीव कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है कंप्लेंट में किसी भी पर्सन से, ठीक है, जो अनेबल है मतलब सबमिट करने में रिक्वेस्ट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, ठीक है। और कहता है कि अदर बाई सच अगर कोई भी ऐसा ऑफिसर है ना वो अपॉइंट नहीं, नो सच ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट असिस्टेंट पब्लिक एज द केस में भी, और वो रिफ्यूज़ कर दे एक्सेप्ट करने से एप्लीकेशन के इन्फॉर्मेशन देने से, तो वो ऐसा कर सकता है। और हु हैज़ रिफ्यूज एक्सेस टू, और जिसे मना कर दिया जाए एक्सेस किसी भी इन्फॉर्मेशन से, जिसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाए इन्फॉर्मेशन मांगने के बदले में, ठीक है, जिससे कोई फीस वगैरह मांगी जाए जो अनरीजनेबल हो, जो बिलीव करता है कि उसे इन्फॉर्मेशन अनक्लिप दी गई या मिसलीडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ये सारे एक्शन ले सके इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी मैटर जो रिलेटेड है मतलब इन्फॉर्मेशन लेने से इस एक्ट में। जहाँ पे कहता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन में या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन वो सेटिस्फाई हो जाता है कि रीजनेबल ग्राउंड है इंक्वायरी करने का मैटर में, तो इंक्वायरी करेंगे। जहाँ पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो इंक्वायरी करते हैं मैटर में अंडर दिस सेक्शन, और उनके पास वही पावर होंगी जो सिविल कोर्ट के अंतर्गत होती हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत। तो वो क्या कर सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं अटेंड करने के लिए पर्सन को, ओरल मतलब डिस्कवरी और इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का एविडेंस वगैरह मांग सकते हैं, एफिडेविट पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह मांग सकते हैं, सम्मन वगैरह बुला सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, विटनेस वगैरह के लिए, ठीक है, और कोई भी मैटर वगैरह है वो सब वो चेक कर सकते हैं। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इनकन्सिस्टेंट जो भी कंटेंट है मतलब किसी अदर एक्ट में, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है इंक्वायरी के दौरान कंप्लेंट के इस एक्ट में वो एग्जामिन कर सकते हैं रिकॉर्ड वगैरह को जो अप्लाई होते हैं इससे, ठीक है, जो कंट्रोल में पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है ना मतलब किसी भी अदर ग्राउंड में चेक नहीं किया जाएगा।
अब बात आती है ओब्लिगेशन, जिम्मेवारी क्या है पब्लिक जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये हर पब्लिक अथॉरिटी को मेंटेन करने पड़ेंगे हर रिकॉर्ड जो भी ड्यूली कैटलॉग किए गए, इंडेक्स किए गए उसी तरीके में फॉर्म में जो फैसिलिटेट करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। वो इंश्योर करेंगे कि जितने भी रिकॉर्ड वगैरह हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, उनको कंप्यूटराइज किया गया, अच्छे से रिकॉर्ड किया गया, रीजनेबल टाइम में प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, ताकि टाइमली अवेलेबल हो, ठीक है, कंप्यूटराइज हो, कनेक्ट हो एक नेटवर्क से ऑल ओवर द कंट्री और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे जो एक्सेसिबल है रिकॉर्ड से। जो पब्लिश है ना वो कहता है कि विद इन 121 डेज में पब्लिश हो जाए जब से ये एक्ट लागू है। तो क्या क्या पब्लिश होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी डिटेल, फंक्शंस, ड्यूटीज़ वगैरह, पावर्स एंड ड्यूटीज़ उसके एम्प्लॉयज़ की, प्रोसीजर जो भी फॉलो किया गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सुपरविजन का चैनल वगैरह, अकाउंटेबिलिटी, जो नॉर्म्स वगैरह हैं फंक्शंस को पूरा करने के लिए, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, मैनुअल वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह, वो सब, कोई भी स्टेटमेंट है कैटेगरी के डॉक्यूमेंट की जो हेल्ड की गई है इसके अंतर्गत, पार्टिकुलर से कोई भी अरेंजमेंट जो एग्जिस्ट करता है कंसल्टेशन में वो सब, ठीक है, बोर्ड्स की कोई भी स्टेटमेंट है, काउंसिल की, कमिटीज़ की, अदर बॉडी कंस्टिट्यूट कर रही है, डायरेक्टरी ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ की मंथली रिम्यूनरेशन जो रिसीव किया जाता है हर ऑफिसर के द्वारा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा, बजट जो एलोकेट किया गया है हर एजेंसी को, ठीक है, मैनर एग्जीक्यूशन की सब्सिडी प्रोग्राम को जिसमें अमाउंट आती है जो एलोकेट की गई है, डिटेल्स आती है बेनिफिशरी प्रोग्राम की, रिसिपिएंट ऑफ कंसेशन परमिट ऑफ अथॉरिटीज़ की डिटेल्स, जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है जो मतलब रिड्यूस की जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पार्टिकुलर फैसिलिटी अवेलेबल है जो सिटीजन्स को, ठीक है, इंक्लूड करता है वर्किंग आवर सबको, लाइब्रेरी में, रीडिंग रूम में, वो सब, नेम डेजिग्नेशन या अदर पार्टिकुलर जो भी रिलेटेड है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन जो प्रिस्क्राइब की जाती है, अपडेट की जाती है पब्लिकेशंस के द्वारा हर साल, पब्लिश करना हर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को अनाउंस करना, ठीक है, विद इफेक्ट पब्लिक जो अफेक्ट करता है पब्लिक को, प्रोवाइड करना रीजन्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल डिसीजंस के। फिर कहता है कि इट्स शैल बी कॉन्स्टेंट इंटरव्यू होना चाहिए, मतलब प्रयास होना चाहिए हर पब्लिक अथॉरिटी का कि वो हर स्टेप ले रिक्वायरमेंट और क्लोज के अकॉर्डिंग जो भी ज़रूरी हैं, ठीक है, ताकि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो पब्लिक को प्रोवाइड की जाए रेगुलर इंटरवल पे बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो इसमें इंटरनेट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर है फॉर द पर्पज़ ऑफ सबसेक्शन, हर इन्फॉर्मेशन है ना बेस देनी चाहिए वाइडली उसी तरीके में जो इजीली एक्सेसिबल है पब्लिक को, जितने में मटेरियल है उनको भेजना चाहिए ध्यान में रखे हुए कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, लोकल लैंग्वेज को, ठीक है, अच्छा मेथड हो कम्युनिकेशन का, लोकल एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल होती है, तो वो सब एक्सप्लेनेशन में यही है कि डिसिमिनेट का मतलब होता है मतलब नोन होना, कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नोटिस में, न्यूज़पेपर के हेल्प वगैरह से। हम बात आती है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वो ऑफिसर होते हैं जो डेजिग्नेट किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, ऑफिसर्स में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं सिटीजन्स को, जो रिक्वेस्ट की जाती है उनके द्वारा, ठीक है। कहता है कि एनी ऑफिसर जो उसकी असिस्टेंस करता है साउट की जाती है जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा ड्यूटी वगैरह को डिस्चार्ज करने में। फिर तो इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वो डील करता है जो भी रिक्वेस्ट वगैरह है लोगों से आती है इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए, जो रिटर्न में नहीं की गई हैं तो उनकी हेल्प वगैरह करता है उनको रिटर्न में लेने में। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट की जाती है हेल्ड बाई और सब्जेक्ट मैटर इज क्लोज जो कनेक्टेड है मतलब किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी से, तो उसको भेजना 5 दिन में, ठीक है। और जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो असिस्टेंस मांग सकता है किसी अदर ऑफिसर से प्रॉपर डिस्चार्ज के लिए अपनी ड्यूटीज़ को, और रिसिप्ट मतलब इन्फॉर्मेशन मिलने के 30 दिन के अंतर्गत वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, ठीक है। और कहता है कि जो पीरियड है 5 डेज़ को ऐड करता है कंप्यूट करने में पीरियड ऑफ रिस्पॉन्स को, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड है ना कंसर्न के लिए लाइफ है लाइबिलिटी से, तो उसको 48 घंटे में देना होगा, ठीक है। फिर है जहाँ पे जो रिक्वेस्ट उसको रिजेक्ट किया रीजन बताएगा रिजेक्शन का, सब कुछ पर्टिकुलर्स वगैरह डिटेल वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है ना इन्फॉर्मेशन देगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो मांगी गई है, ठीक है, जब तक कि आप उस फॉर्म में ना दे पाओ तब, या डेट्रीमेंटल और सेफ्टी वगैरह के लिए। इफ अलाउिंग पार्टिकुलर है जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नोटिस देता है अप्लीकेंट को इन्फॉर्म करता है कि सिर्फ एक पार्ट दिया गया है रिकॉर्ड का जो भी रिक्वेस्ट किया गया था, या मतलब जो डिस्क्लोजर में नहीं था, एग्जाम्शन और डिस्क्लोजर में नहीं था, ठीक है, जो रीजंस है डिसीजन वगैरह के वो सब बताने होंगे, नेम वगैरह, डेजिग्नेशन वगैरह, फीस वगैरह, उसके राइट्स वगैरह वो सब बताने होंगे। अगर जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई हो सप्लाई की जाती है किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है
तो उससे भी 5 दिन के अंतर्गत हमें नोटिस दे के मांग पूछना होगा। जो थर्ड पार्टी है वो उसे 10 दिन के अंतर्गत बताना होगा रिसिप्ट के कि वो देना चाहता है या नहीं इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।